वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसीसी फुलब्रास। फ्रेंड्स, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलब्रास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को अवश्य दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी का 8वां चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग का 6ठा पार्ट पढ़ेंगे। 6ठे पार्ट में हम एक बीमारी कैंसर के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास, जो है 18वां नंबर डिजीज़ अर्थात बीमारी कैंसर। आज के क्लास में हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इधर बीमारी नंबर 18 जो है कैंसर। ट्यूमर अर्थात कैंसर कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनता है। कोशिका विभाजन एक नियंत्रित क्रिया, लेकिन इस क्रिया के द्वारा निर्मित कोशिकाएं सामान्य वृद्धि नियंत्रित क्रिया को तथा अनियमित रूप से टूटकर कोशिकाओं का झुंड बनता है, जिसे हम ट्यूमर अथवा न्यूप्लाज्मा कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या होती है कि ट्यूमर अर्थात कैंसर की जो ट्यूमर होते हैं वो कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनता है। कोशिका विभाजन एक नियंत्रित क्रिया है, परंतु जब अनियंत्रित रूप से वो विभाजित हो जाती है तो ट्यूमर का रूप धारण कर लेती है, जिसे न्यूप्लाज्मा भी कहते हैं। ट्यूमर प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, वेनाइन ट्यूमर तथा मैलिग्नेंट ट्यूमर। इनमें वेनाइन ट्यूमर अपने वास्तविक स्थान पर केंद्रित रहता है तथा अनियमित रूप से वृद्धि नहीं करता है, जैसे मस्सा मतलब फ्रेंड्स तील हो गई। क्या होती है कि ये जो वेनाइन ट्यूमर है ये अपने स्थान पर केंद्रित रहता है और इसमें अनियमित रूप से वृद्धि नहीं होती। मैलिग्नेंट ट्यूमर तेजी से वृद्धि करता है तथा सक्रिय रूप से शरीर के अंगों में अग्रसरित होता है। इसे ही कैंसर कहते हैं। फ्रेंड्स, जो तिल होती है, जो तिलवा होते हैं हमारे शरीर पर, मस्सा होती है, वो वेनाइन ट्यूमर है, और जो कैंसर होती है वह है मैलिग्नेंट ट्यूमर। किसी भी वास्तविक कैंसर की कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करने की शक्ति को अर्जित कर शरीर के नए नए अंगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। किसी भी वास्तविक कैंसर की कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करने की शक्ति को अर्जित कर शरीर के नए नए अंगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इस क्रिया को ही मेटास्टैसिस कहते हैं। ट्यूमर शरीर के किसी भी हिस्से में बन सकता है जो अपने स्वभाववश पीड़ा रहित अथवा हानिकारक होती है। ट्यूमर शरीर के किसी भी हिस्से में बन सकता है जो अपने स्वभाववश या फिर पीड़ा रहित अथवा हानिकारक होते हैं। हानिकारक ट्यूमर की कोशिकाएं तेजी से वृद्धि कर ऊतकों में प्रवेश कर उन्हें नष्ट कर देती है तथा व्यक्ति विशेष की प्रायः मृत्यु हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना फ्रेंड्स कि क्या है कि शरीर में जो 2 प्रकार के ट्यूमर बनते हैं, एक वेनाइन ट्यूमर और दूसरा बनता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो वेनाइन ट्यूमर निश्चित रहती है, अपने स्थान पर स्थिर रहता है, जिसे हम लोग मस्सा कहते हैं अर्थात तिल कहते हैं। परंतु ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये तेज़ी से वृद्धि करता है, इसलिए इसे हम कैंसर कहते हैं। आगे है कि किसी भी वास्तविक कैंसर की कोशिकाएं तेज़ी से वृद्धि करने की शक्ति को अर्जित कर शरीर के नए नए अंगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इस क्रिया को ही मेटास्टेसिस कहते हैं। और साथ ही है कि ट्यूमर शरीर के किसी भी हिस्से में बन सकता है जो अपने स्वभाववश पीड़ा रहित अथवा हानिकारक होता है। या तो वह पीड़ा रहित होगा या वह हानिकारक होगा अपने स्वभाव के कारण। हानिकारक ट्यूमर की कोशिकाएं तेजी से वृद्धि कर ऊतकों में प्रवेश कर उन्हें नष्ट कर देती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। शरीर में संक्रमित ऊतक के आधार पर कैंसर को निम्नलिखित स्वरूप है। पहला है सार्कोमा। संयोजी ऊतक में होने वाला कैंसर, जैसे अस्थि, चर्बी, कास्थि,
इत्यादि को सार्कोमा कहते हैं। इन सभी में कैंसर रोग की मात्रा सिर्फ 1% तक होती है। संयोजी ऊतक जो हमारे शरीर में होते हैं उनमें जो कैंसर होती है, जैसे संयोजी ऊतक हमारे लिए होगी अस्थि, चर्बी, कास्ती इत्यादि, को सार्कोमा कहते हैं। इस कैंसर में रोग की मात्रा सिर्फ 1% होती है। इन सभी अंगों में अर्थात सार्कोमा में कैंसर रोग की मात्रा मात्र 1% होती है। अगला है लिम्फोमा। लसिका ऊतक में होने वाले कैंसर को लिम्फोमा कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या होती है, हमारे शरीर में जो लसिका ऊतक होती है उसमें जो कैंसर होती है उसे लिम्फोमा के नाम से जाना जाता है। अगला है कार्सिनोमा। अधिच्छद ऊतक जैसे त्वचा में बनने वाले को कार्सिनोमा कहते हैं। क्या होती है कि त्वचा में जो अतिरिक्त ऊतक बन जाते हैं, जो शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, उसे कार्सिनोमा कहते हैं। इसकी मात्रा प्रायः 85% तक होती है। अगला है लाइपोसा। वसा ऊतक में पाए जाने वाले कैंसर को लाइपोसा कहते हैं। वसा ऊतक में पाए जाने वाले कैंसर को लाइपोसा कहते हैं। अगला है ल्यूकोमिया। अगला है ल्यूकोमिया। रुधिर कोशिकाओं को निर्माण करने वाले कोशिकाओं में, रुधिर कोशिकाओं को निर्माण करने वाले कोशिकाओं में होने वाले कैंसर को ल्यूकोमिया कहते हैं। फ्रेंड्स, अगला है उत्परिवर्तन सिद्धांत। अगला है उत्परिवर्तन सिद्धांत। कैंसर बीमारी प्रायः कोशिका के कार्यों तथा उसके आनुवंशिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों के कारण हो सकता है। कैंसर बीमारी प्रायः कोशिका के कार्यों तथा उनके आनुवंशिक संरचना से होने वाले परिवर्तनों के कारण हो सकता है। ये परिवर्तन म्यूटाजेंस के कारण होते हैं। ये परिवर्तन म्यूटाजेंस के कारण होते हैं जो एक्सरे, रेडियो एक्टिव किरणों, सरसों गैस इत्यादि जैसे कारकों के उपयोग का परिणाम है। फ्रेंड्स, क्या होती है कि ये जो कैंसर बीमारी है ये क्या होती है कि एक्सरे, रेडियो एक्टिव किरणें, सरसों गैस, जो हम सरसों तेल खाते उससे जो गैस बनती है, ये इसका कारण है। किसका? उत्परिवर्तन सिद्धांत है ये कैंसर का कारण। अगला फ्रेंड्स, हार्मोनल सिद्धांत। अगला है हार्मोनल सिद्धांत। बढ़ते हुए उम्र के साथ साथ शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। जब फ्रेंड्स इंसान की उम्र बढ़ती है तो शरीर में जो है हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। बढ़ते हुए उम्र के साथ साथ शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, जो शारीरिक क्रियाओं को अनेक रूपों से प्रभावित करता है। जो शारीरिक क्रिया को अनेक रूपों से प्रभावित करता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर का कोई अंग अत्यधिक प्रभावित हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर का कोई भी अंग अत्यधिक प्रभावित हो सकता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि अथवा गर्भाशय। दुग्ध ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि अथवा गर्भाशय। तो क्या होती है फ्रेंड्स कि ये जो हार्मोन है, हार्मोन के कारण जो कैंसर होती है वह दुग्ध ग्रंथि में होने वाले कैंसर, प्रोस्टेट ग्रंथि में होने वाले कैंसर या गर्भाशय में होने वाले कैंसर, यह होती है हार्मोन की कमी के कारण, अर्थात हार्मोन में गड़बड़ी के कारण। इस प्रकार यहाँ पर कैंसर उत्पन्न होती है। इन जगहों पर जैसे दुग्ध ग्रंथि में, प्रोस्टेट ग्रंथि में अथवा गर्भाशय में जो कैंसर होती है वह हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होती है। रोग निदान अर्थात कैंसर रोग को निदान करने के उपाय। तो फ्रेंड्स, क्या है कि कैंसर रोग के निदान के लिए निम्नलिखित उपायों का व्यवहार किया जाता है। पहला है मैलिग्नेंट कोशिकाओं का औतिकीय अध्ययन। मैलिग्नेंट कोशिकाओं का औतिकीय अध्ययन किया जाता है। अगला है रुधिर संबंधित जांच के क्रम में असामान्य श्वेत रुधिर कोशिका WBC की खोज की जाती है। रुधिर संबंधित जांच के क्रम में असामान्य श्वेत रुधिर कोशिका तथा WBC की खोज की जाती है। अगला अस्थि मज्जा का बायोप्सी जांच भी किया जाता है। अस्थि मज्जा का बायोप्सी जांच भी किया जाता है। अगला शरीर के आंतरिक अंगों में कैंसर की जांच हेतु एक्सरे, CT स्कैन तथा MRI स्कैन का भी व्यवहार किया जाता है।
शरीर के जो आंतरिक अंग है फ्रेंड्स, वहाँ कैंसर है या नहीं, इसके जांच के लिए सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई स्कैन किया जाता है। अगला, कैंसर कोशिका को मॉनिटर करना तथा उसके मॉलिक्यूलर लेवल की जांच कर सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर के परिवर्तन का पता लगाना। क्या फ्रेंड्स, कि कैंसर की जो कोशिका है उसका मॉनिटरिंग, मतलब उसको अगर देखभाल करते हैं सही से, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसके अनुसार जो ये मॉलिक्यूलर लेवल है उसका, मतलब उसका जो आणविक लेवल है कैंसर कोशिका की, उसकी जांच की जाती है। साथ साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर जो परिवर्तन होता है उसे भी पता किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है कैंसर का उपचार। कैंसर का उपचार, देखिए, कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला है शल्य क्रिया, जिसे कहते हैं सर्जरी, अर्थात फ्रेंड्स चीर फाड़ करके। कैंसर रोग से ग्रसित ऊतक को शल्य क्रिया द्वारा अलग करना सबसे आसान तरीका माना जाता है। फ्रेंड्स, शरीर के जिस भाग में कैंसर हुआ हो उसे काट के अलग कर दीजिए, ये सबसे आसान तरीका है। शल्य क्रिया के उपरांत ज़रूरत के अनुसार रेडिएशन देना भी लाभदायक सिद्ध होता है। मतलब फ्रेंड्स क्या है कि अगर कैंसर कोशिका को काट करके शरीर से अलग कर दिया जाए, उसके बाद वहाँ पर रेडिएशन देना आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार की ज़रूरत है वैसा उसमें रेडिएशन दीजिए। तथा रेडिएशन की मात्रा कैंसर की टाइप पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, रेडिएशन जो दी जाती है उसकी मात्रा कैंसर किस प्रकार का है उस पर निर्भर करता है। अगला फ्रेंड्स, रेडियोथेरापी। अगला है रेडियोथेरापी। उपचार के इस क्रम में शरीर को निश्चित क्षेत्र को रेडिएशन बहुत ही सावधानीपूर्वक दिया जाता है। क्या होती है फ्रेंड्स कि रेडियोथेरापी में शरीर के उस अंग जहाँ पर कैंसर है उसे निश्चित क्षेत्र को रेडिएशन सावधानीपूर्वक दी जाती है, साथ ही नियंत्रण रूप से दिया जाता है। सावधानी और नियंत्रित रूप से वहाँ पर रेडिएशन दिया जाता है, अर्थात उसे सेका जाता है। इसके लिए मस्सा के खास हिस्से का चुनाव कर प्रत्येक दिन निश्चित समय पर रेडिएशन देना चाहिए। इसके लिए मस्सा के खास हिस्से का चुनाव कर प्रत्येक दिन निश्चित समय पर रेडिएशन देना चाहिए। अगला फ्रेंड्स, कीमोथेरेपी। अगला है कीमोथेरेपी। कैंसर बीमारी के लिए अधोलिखित कुछ दवाइयाँ जो अपने स्वभाववश कैंसर विरोधी होता है, मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो अपने स्वभाव के कारण कैंसर विरोधी है, तो ऐसे सेंस में जो दवा का प्रयोग की जाती है उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड, मेलफालान, फ्लोरोसिल, एक्टिनोमाइसिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आदि, ये सभी क्या है कि अर्धविकसित दवाइयाँ हैं जो कैंसर के इलाज में उपयोग किए जाते हैं। अगला है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का व्यवहार विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार हेतु किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का व्यवहार विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार हेतु किया जाता है। फ्रेंड्स, क्या है कि अभी तक जो कैंसर का वैक्सीन उसका आविष्कार नहीं हुआ। फ्रेंड्स, अभी तक कैंसर के वैक्सीन का आविष्कार नहीं हुआ। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में व्यसन जनित रोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।